सभी प्यारे दोस्तों को गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त संकेत चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद होगे। दिलीप कुमार सिंह का पहला कमेंट आया है। रोहित कश्यप हैं, दिव्या कुमारी हैं, कमलेश कमलेश जी हैं, आशीष हैं, विमल हैं, हिमांशु हैं, अनिल बेशवाल हैं, रामू गुजर हैं, बहुत अच्छे। मोहम्मद आजम कुछ करके हैं, आजम आलम जो भी हैं बच्चे, ब्रजेश कुमार हैं, कृष्ण कुमार हैं, संजय हैं, अमित मिश्रा हैं, अरविंद कुमार यादव हैं, विक्रम मान हैं, बहुत अच्छे। तो सभी प्यारे प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं आपसे, तो मैं आपको खनिजों के बारे में पढ़ा रहा था। मैंने आपको बताया था कि लोहा 4 प्रकार का होता है। लोह अयस्क जमीन से निकालते हैं, फिर उसे प्यूरिफाई करके उससे लोहा बनता है। तो लोहे के बारे में मैंने आपको बताया, फिर तांबे के बारे में मैंने आपको बताया, मैग्नीज के बारे में मैंने आपको बताया। तो कल हम मैग्नीज तक पढ़ चुके थे। तो कुछ बचे हुए मिनरल्स को मैं आपको जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा और उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा, जो चीजें उनके बारे में इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना भाई? और आगे आप उन्हें नोट कर लोगे और फिर मैं सोलर सिस्टम स्टार्ट कर दूंगा आज की क्लास में, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा है। और ये जो हमारे पास 4-5 दिन है, इन 4-5 दिन में उम्मीद रहेगी कि ये आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है ना भाई? तो जल्दी से एक बार सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ेंगे। नमस्कार 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 भाई। मोहित वर्मा, सर आपकी शादी हो गई या नहीं? अरे बेटा एक बात बता, तेरा क्वेश्चन रोज ही आता है, रोज एक ही क्वेश्चन आता है, मतलब चाहता क्या है आखिर? पढ़ ले पढ़ बेटा। अंकित यादव भैया मेरा नाम नहीं लिए। अरे मेरे भाई ये जा राजा, पढ़ ले, नहीं नाम ले दूंगा अच्छा खासा। आगे बात करते हैं, चलो बात करते हैं बॉक्साइट के बारे में। तो कल मैंने लोहे के बारे में आपको बताया, मैग्नीज और तांबा, कॉपर, ठीक है ना, इन 3 खनिज के बारे में बताया। बाकी जो इंपोर्टेंट चीजें हैं, जो मैं बताऊं कि ये ज्यादा इंपोर्टेंट है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है। तो देखो भाई, अगर मैं बात करूं बॉक्साइट जो होता है, बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। मतलब क्या है इस बात का कि बॉक्साइट से हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। बॉक्साइट एक मिनरल है, एक खनिज है, जबकि एल्यूमिनियम एक मेटल है, एक धातु है। ठीक है ना भाई? बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑस्ट्रेलिया है बच्चे। भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा बॉक्साइट मिलता है बच्चे? उड़ीसा स्टेट के अंदर। तो भारत का टॉप बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एंड रिजर्व स्टेट का नाम क्या है बच्चे? तो उड़ीसा है, उड़ीसा। बात क्लियर है? चलो भाई, बहुत ही बढ़िया। आगे चीजों को समझना है। और बेटा आपस में बातचीत मत करो, सभी बच्चों से कहूंगा मैं कि भाई पढ़ाई पे ध्यान देना है और नाम लेने से कुछ नहीं है। अब थोड़ा समय बचा है, मिलान सीरीज आपकी आ रही है, जबरदस्त तैयारी आपकी। ठीक है ना भाई? चलो तो एक बार जुड़िएगा सभी। अगर मैं बात करूं यहां बच्चे आपसे, बॉक्साइट की इंपोर्टेंट कुछ माइंस हैं। माइंस बेटा खान, जैसे कि उड़ीसा का कालाहांडी और पंचमतमाली, ये इंपोर्टेंट माइंस हैं। झारखंड की तोहर दग्गा, मध्य प्रदेश की अमरकंटक और बालाघाट, ये इंपोर्टेंट माइंस हैं आपकी बॉक्साइट की। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारत का कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? आंसर आना चाहिए उड़ीसा। कौन सा देश करता है? ऑस्ट्रेलिया। एल्यूमिनियम का एस कौन सा है बेटा? बॉक्साइट है। इसकी प्रमुख खान कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए, कालाहांडी, पंचमतमाली, तोहरदग्गा, अमरकंटक और बालाघाट। बात क्लियर है? तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटा देखो, बिल्कुल बेटा एक जगह कई जगह आपको तोहर दग्गा मिल जाएगा, लोहर दग्गा मिल जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दग्गा याद रखो आप सिर्फ। ठीक है ना भाई? अब देखो मैं आपसे बताऊं बच्चे कि जैसे ही हम मिलान सीरीज करेंगे ना, मिलान सीरीज, तो मिलान सीरीज में मैं 4 दिन आपको ज्योग्राफी कराऊंगा और 2 दिन आपकी इकोनॉमिक्स चलेगी, यानी कि 6 क्लास होंगी टोटल। और इन 6 क्लास के अंदर आप ये कॉन्फिडेंस फील करोगे कि हाँ गुरुजी आपने कुछ कराया है, और जितनी चीजें पढ़ाई हैं वो आपका पूरा रिवीजन कराएगी। और रिवीजन के साथ साथ एग्जाम में आपको मिलान सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, जान फूंक देंगे, अभी से लगे हुए हैं पूरे आपके। यानी कि जीडी में सिलेक्शन लेना है और जीएस में भी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है ना भाई? तो यहां लोहर दग्गा कर लो भैया, अगर ऐसी बात कर रहे हो तो आप लो लोहर दग्गा कर लो, लोहर दग्गा। ठीक है ना भाई? तोहर दग्गा को लोहर दग्गा कर दो। बात क्लियर है?
तो यहां तक बात समझ में आ रही है। अयस्क क्या होता है बेटा, और 4 दिन बाद पूछना अयस्क क्या होता है बेटा। अयस्क का मतलब है कि जिससे हमें जो मेटल मिले, जैसे कि दूध से अगर हमें घी मिल रहा है तो घी एक धातु मानो, और जो आपका दूध है वो एक अयस्क मानो। अयस्क मतलब और अलग अलग प्रकार के अयस्क होते हैं, ठीक है ना भाई। चलो भाई आगे बात करते हैं बच्चे। अगर मैं बात करूं यहां आपसे गोल्ड, गोल्ड मतलब बेटा सोना, सोना बाबू वाला सोना, ठीक है ना। तो बेटा सोना, तुम मेरा सोना हो, तुम मेरा चांदी हो, तुम मेरा सब कुछ हो, तुम मेरे हीरे हो, जवाहरात हो, ठीक है ना। तो गोल्ड यानी कि सोना। सोने का इस्तेमाल आभूषण बनाने के लिए भी होता है, और सोने के सिक्के वगैरह भी बनते हैं, बिस्किट वगैरह भी इंटरनेशनल करेंसी के यूज में भी रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है सोने का। तो सोने का प्रेजेंट में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चाइना। आपका कौन करता है बेटा, चाइना। और भारत का कौन सा राज्य करता है, कर्नाटक। तो देश में जितना भी सोना होता है उसमें सबसे ज्यादा लगभग 90 से 98% तक सोना कर्नाटक निकालता है। कर्नाटक सबसे ज्यादा सोना देश में कर्नाटक में मिलता है। देखो भाई कर्नाटक की दो बहुत इंपोर्टेंट खान है सोने की, वेरी इंपोर्टेंट, कोलार और हट्टी। तो एग्जाम में पूछेगा कोलार माइंस किसके लिए फेमस है कर्नाटक की, सोने के लिए, ठीक है ना भाई। केजीएफ मूवी आपने देखी होगी तो याद होगा, वो कोलार माइंस के ऊपर ही बनी हुई है। रामागिरी माइंस है आंध्र प्रदेश में, यहां से भी सोना निकलता है। तो ये आपकी इंपोर्टेंट माइंस हो गई गोल्ड की, ठीक है ना भाई। आपने सुना होगा जब घर में है सोना तो फिर काहे का रोना धोना। तो बेटा सोने को एक बहुमूल्य खनिज माना जाता है, और सोने को हम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी मानते हैं कि हम सोना खरीद के निवेश कर देते हैं गोल्ड में, आपको पता है ना। तो बस ध्यान रखिएगा, ठीक है ना भाई। बहुत ही बढ़िया, गजब एकदम, बहुत सारा। सभी प्यारे बच्चों को प्यार व्यार तो है ही बेटा, ये प्यार व्यार तो जीवन में चलता ही रहेगा, लेकिन एग्जाम में आपका नंबर आ जाए तो वो वाला प्यार एक जबरदस्त वाला प्रेम हो जाता है फिर, ठीक है ना भाई। हाँ, कोलार गोल्ड फील्ड्स। आगे बात ध्यान से समझो, चांदी सोने से सस्ती होती है चांदी। सोना ज्यादा चमकदार है, सोना ज्यादा मूल्यवान है। 50,000 रुपया तोले मिलता है, ई सस्ती मिल जाती है चांदी, ठीक है ना भाई। तो चांदी अगर कोई कह रहा है कि तुम मेरे चांदी हो, तो मतलब बेटा तुम्हारी कीमत कम है, सोने की कीमत ज्यादा होती है। और मैंने आपको बताया है कि अगर आपकी कोई प्रशंसा करे तो वो आपकी काबिलियत है, लेकिन अगर आपसे कोई बेटा जलता है तो ये आपका जलवा है। तो अपना जलवा बरकरार रखिएगा, एग्जाम में नंबर लाइएगा, सबको जलाइएगा। जलाने का आनंद मतलब ऐसा नहीं कि तुम जलाओ आग लगा दो कहीं, बेटा ऐसा नहीं करना है। जब आप कामयाब होते हो तो दूसरों को अपने आप से ही स्वाभाविक जलन पैदा हो जाती है, तो आपका जलवा दूसरों की जलन बयां करेगी। तो अपना जलवा आप जरूर दिखाइएगा, ठीक है ना भाई। यहां बात कर लेते हैं आपसे, गुरुजी आप कहाँ मिलोगे। बेटा हम मिलेंगे अंगोला के जंगलों में, लेकिन यह पढ़ लो पहले, नहीं तो सूंद दूंगा तुम्हें बेटा आज मैं। चांदी किससे प्राप्त होती है, तो चांदी के भी अयस्क हैं, अर्जेंटाइट और नेटिव सिल्वर। किसके अयस्क हैं, चांदी के। बेटा चांदी ना अकेली नहीं पाई जाती, इसे बड़ा डर लगता है कोई इसे छेड़छाड़ ना दे, ठीक है ना, कोई परेशान ना करे। अकेली नहीं घूमती है ये, अपने ये किसी ना किसी के साथ घूमती है। तो सोने के साथ पाई जाएगी, सोने के साथ, अकेली नहीं रहती, डर है इसे बेटा। या फिर ये सीसा या जस्ता के साथ पाई जाएगी, अकेली नहीं रहती है। विद्युत की सुचालक भी मानी जाती है, आप सबको पता है, ठीक है ना, चांदी सिल्वर। लेकिन कॉपर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि चांदी महंगी होती है, इसलिए। ऐसे थोड़ी ना तार बना दोगे चांदी के, इतनी चांदी महंगी चीज है, महंगी चीज के थोड़ी ना बनते हैं। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी कि चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन, देखो भारत में चांदी सीसा जस्ता या सोने के साथ पाई जाती है, अकेली नहीं घूमती है। जहां ये मिलेंगे वहीं चांदी मिल जाएगी। चांदी की जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है मैक्सिको करता है, भारत का राजस्थान राज्य करता है। तो किस राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, राजस्थान में, ठीक है ना भाई। आगे बात करूं बच्चे मैं आपसे, सर आपका पढ़ाया हुआ 3 क्वेश्चन पूरा सीजीएल में आया। दिव्या बिल्कुल बेटा आते हैं क्वेश्चन, आप देखिएगा सीजीएल सीएचएसएल एसएससी जीडी आपके एग्जाम में भी आएंगे, आप परेशान मत होइएगा। प्रॉमिस है आपसे कि क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है ना। जब हम मेहनत से अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं तो ये भी गारंटी है कि भाई क्वेश्चन मिलेंगे। मिलान सीरीज कीजिएगा, बुद्धि में सारी चीजें ठूस दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। माइंस कौन कौन सी हैं बच्चे, तो ध्यान रखिएगा। एक जावर खान है, जावर खान चांदी की खान है। कोलार हट्टी सोने की खान है। खेतड़ी
तांबे की खान है, वेरी इंपोर्टेंट है, जावर खान ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये बच्चे सीसा और जस्ते के साथ ही चांदी पाई जाती है। तो सीसा जस्ता भी कहां मिलता है? जावर खान में, ठीक है ना। कर्नाटक की कोलार खान, हट्टी खान, ये सोने के साथ यहां चांदी मिलती है। तो मैंने आपको बताया ना, चांदी अकेली नहीं मिलेगी, ये किसी ना किसी का एक जो बच्चे आपका साथ पाई जाती है, डर है इसे। आप समझ में आ रहा है ना। माइक पास करिए, आवाज कम आ रही। बेटा माइक पास ही कर रखा है। अब आप कहो माइक उतार के मैं ऐसे लगा लूं अंदर, है यार भाई, माइक एक कतई पास है, इससे ज्यादा पास माइक कहां लेके जाऊं, बिल्कुल एकदम होठों से छुआ रखा है। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रहा है ना। चलो, तो बात समझ में आ रहा है ना। मैक्सिको सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, राजस्थान राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। नेटिव सिल्वर और अर्जेंटाइट चांदी के दो और हैं, अयस्क हैं। जावर माइंस कहां है? राजस्थान के अंदर। यहां सीसा और जस्ता के साथ चांदी मिलती है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें बच्चे, आगे बात करूं बच्चे डायमंड के बारे में। हीरा, मम्मी कहती है मेरा हीरा बच्चा है, हीरा एकदम डायमंड है। बेटा डायमंड सबसे कठोर तत्व माना जाता है, एलिमेंट सबसे ज्यादा हार्ड। इसके जो कार्बन के बॉन्ड है बड़े जटिल होते हैं। तो अगर मैं डायमंड की बात करूं, डायमंड की आप कई बार रिंग भी मतलब देते हो उपहार में। डायमंड एक पत्थर है, ऐसा मानो जमीन से निकाला जाता है, और एक मिनरल भी है। डायमंड की जो असली वैल्यू होती है इसके कटिंग के बाद आती है। कटिंग के बाद जितनी अच्छी कटिंग होगी इतना ज्यादा हीरा चमकदार होगा। और आपको पता है सूरत गुजरात का सबसे बड़ी हीरे की मंडी कहलाता है भारत की, ठीक है ना भाई। एक कह रहे हैं शुद्ध चांदी कैसे पहचाने? बेटा इसके लिए तुम एक काम करो, सुनार बन जाओ, सुनार, ठीक है ना। वहां पता करते रहो कि कितने कैरेट का सोना है, कितने कैरेट की चांदी है। अरे भाई आपको ऐसे मुझे भी देख कर ना पता चले, मैं कोई सुनार थोड़ी ना हूं, मैं बता रहा हूं सिर्फ कि चांदी के बारे में इतनी चीजें याद रखनी है, ठीक है ना। सोने की शुद्धता जो होती है वो कैरेट में मेजर की जाती है कि कितने कैरेट का। 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है उसे सबसे शुद्ध माना जाता है, ठीक है ना भाई। अब अगर मैं बात करूं बच्चे सबसे कठोर तत्व, जितने भी हमारे एलिमेंट मिलते हैं उनमें सबसे ज्यादा कठोर होता है हीरा। कार्बन का शुद्ध रूप कहा जाता है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। सबसे ज्यादा रशिया डायमंड का उत्पादन करता है, और भारत का मध्य प्रदेश राज्य सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन करता है। एमपी पन्ना माइंस आपने सुनी होंगी, और सतना माइंस। पन्ना माइंस वेरी फेमस मतलब बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत इंपोर्टेंट है। पन्ना माइंस मध्य प्रदेश में जहां से डायमंड निकाला जाता है, और गोलकुंडा माइंस आंध्र प्रदेश के अंदर है। और गोलकुंडा माइंस से ही आपका कोहिनूर हीरा निकाला गया था, जो कि ब्रिटेन के पास में है, ठीक है ना भाई। तो बात क्लियर हो रही है। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों के? जो चीजें मैंने बताई है, तो डायमंड हीरे का शुद्ध रूप है बच्चे। और मैं बात करूं आपसे कि ये सबसे कठोर तत्व भी माना जाता है। हीरे की मंडी कहां है? जहां हीरे की कटिंग की जाती है, सूरत के अंदर है, सबसे बड़ी भारत की। और बच्चे सबसे ज्यादा रोश उत्पादन करता है भारत में मध्य प्रदेश, पन्ना माइंस, ठीक है ना। पन्ना से मैं हूं, देखो भाई पुष्पिंदर सिंह हैं, पन्ना से हैं, और पन्ना माइंस डायमंड के लिए फेमस है, याद रखिएगा, ठीक है ना भाई। कोहिनूर किस खान से निकला? बेटा यहां लिख ना रहा है, गोलकुंडा की खान से निकला है कोहिनूर। कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त हुआ? गोलकुंडा माइंस, ठीक है ना। कहां पर है? तो ये आपकी आंध्र प्रदेश में। गोलकुंडा का किला भी आपने सुना होगा। कोहिनूर हीरा मुझे चाहिए। एक कह रहे हैं हीरा महंगा या सोना? बेटा हीरा ही महंगा होगा, ठीक है ना, हीरा ही महंगा होगा। इसमें भी कैरेट होते हैं, कितने कैरेट का हीरा है। डायमंड है तो वो अलग अलग है माप सबकी। आगे बात करें बच्चे आपसे, तो आगे आता है सीसा एवं जस्ता। सीसा को बोलते हैं बेटा लेड, और जस्ता को बोलते हैं जिंक। ये दोनों एक साथ मिलते हैं, इसलिए इन्हें बच्चे जुड़वा खनिज भी कहते हैं। जुड़वा खनिज, ट्विन मिनरल। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे किन खनिजों को जुड़वा खनिज कहा जाता है, तो आपका आंसर आएगा सीसा और जस्ता दोनों भाई बहन है, एक गैल पायजा में, ये जुदाई नहीं सह सकते, ठीक है ना भाई, जुदा नहीं हो सकते। सीसे का जो अयस्क है बेटा उसका नाम है कैलेमिन। इसका इस्तेमाल लौह इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री में किया जाता है।
और जस्ते का जो अयस्क है बेटा, इसका नाम है गैलेना। बहुत पूछा जाता है गैलेना किसका अयस्क है, तो जस्ते का, जिंक का। जस्ते का इस्तेमाल लोहे को जंगरोधी बनाने में, यानी कि जंग से बचाने के लिए किया जाता है। जस्ता की परत चढ़ाई जाती है लोहे के ऊपर, ठीक है ना भाई। बहुत ही बढ़िया, तो बात क्लियर हो रही है बच्चे। तो ध्यान रखिएगा, सीसा और जस्ता ट्विन मिनरल हैं। जावर खान राजस्थान की, जहां से सीसा और जस्ता निकलता है। भारत में सबसे ज्यादा सीसा और जस्ता राजस्थान से निकलता है। और बच्चे देश में ध्यान रखना है, चाइना सबसे ज्यादा सीसे और जस्ते का उत्पादन करता है। और सीसे का प्रमुख अयस्क कैलेमीन है और जस्ते का प्रमुख अयस्क गैलेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, और इन दोनों को हम ट्विन मिनरल यानी कि जुड़वा खनिज के नाम से भी जानते हैं। बात क्लियर है। चलो भाई, बहुत ही बढ़िया, गजब की बात कर दी, यहां तक क्लियर होगा सभी बच्चों का। आगे बात करते हैं बच्चे, आगे बात करूं अगले मिनरल की, अभ्रक, माइका कहते हैं बच्चे। माइका बैड कंडक्टर होता है विद्युत का, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत का कुचालक कहा जाता है। अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को नहीं जाने देता माइका। आपने सुना होगा, आपके फोन की डिस्प्ले माइका की बनी होती है। आपने कई बार अपने घर में आप मिस्त्री बने होंगे बच्चे, ठीक है ना। आपने टीवी फोड़ी होगी, आपने रेडियो तोड़ा होगा कभी प्राचीन काल में, प्राचीन मतलब पुराने समय में। आपने कई बार अपने घर की टीवी तोड़ दी होगी, या कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपने अगर तोड़ा होगा, तो उसमें देखा होगा कि बहुत सारी आईसी होती हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रांसफॉर्मर से होते हैं, छोटे छोटे से चिप वगैरह बनी होती हैं। तो ये आईसी, ये चिप, ये सारी चीजें जो आपके छोटे छोटे मतलब ऐसे डुंटल डुंटल से होते हैं बच्चे, सभी किसके बने होते हैं, माइका के बने होते हैं। तो इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में किया जाता है, क्योंकि ये बैड कंडक्टर है विद्युत का, ठीक है ना भाई। सर कोहिनूर हीरा एक ही निकाला गया था, धर्मेंद्र पाल, नहीं बच्चे, ऐसे 1500-1600 हीरे निकले बेटा। कोहिनूर एक ही हीरे का नाम है, मेरे प्यारे लाल, मेरे कबूतर, मेरे पीले, ठीक है ना। ऐसे मतलब यार ऐसी बातें करते हो, कहते जैसे 3 साल का बालक, गुरुजी एक ही कोहिनूर हीरा, बेटा एक ही हीरा कोहिनूर, 1 दर्जन ना थे, ठीक है ना भाई। बच्चे सुचालक मतलब जिससे अच्छे तरीके से कोई चीज पास हो जाए, वो सुचालक, गुड कंडक्टर। जिससे ना हो पाए, दिक्कत हो बेटा, ना पास हो पाए, उसे कुचालक कहा जाता है। एक सेमी कंडक्टर भी होते हैं जिनसे थोड़ा बहुत पास हो जाए कोई चीज, ठीक है ना भाई। तो बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं आपसे। विद्युत का कुचालक है, बैड कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अयस्क का नाम क्या है, फिलामेंट है, फिलामेंट, सॉरी फीमाटाइट है, फीमाटाइट, फिमाटाइट इसका प्रमुख अयस्क है। शीर्ष उत्पादक देश चाइना सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। परतदार अभ्रक के उत्पादन में, जो लेयर वाला अभ्रक होता है बेटा, उसके उत्पादन में भारत पहले नंबर पे है। सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है। नेल्लूर जिला आंध्र प्रदेश का अच्छा खासा उत्पादन करता है। और दूसरे नंबर पे आपका झारखंड है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, आंध्र प्रदेश का नेल्लूर जिला किसके लिए फेमस है, माइका के प्रोडक्शन के लिए। तो जो भी चीजें इंपोर्टेंट हैं वो मैं आपको बताए जा रहा हूं, ठीक है ना भाई। सर पन्ना में सच में हीरे निकलते हैं, रोहित राठी, नहीं बच्चे हम मजाक कर रहे हैं इधर। अरे भाई निकलते हैं तभी तो पढ़ा रहे हैं तुम्हें, ऐसी बात मत किया करो, मैं सच्ची में कूट दूंगा तुम्हें। मिलान सीरीज बेटा मंडे से स्टार्ट होगी, मिलान सीरीज, बात समझ में आ रहा है ना। तो अभ्रक के बारे में आप समझ गए हो, माइका विद्युत का कुचालक, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में आपने देखा होगा कहीं से इलेक्ट्रिसिटी की लाइन जा रही है तो उसमें देखा होगा आपने बड़े बड़े ऐसे मतलब पत्थर के से लगे रहते हैं, वो पत्थर जो होता है ना वो माइका ही होता है। चलो बात क्लियर है यहां से बच्चे। आगे बात करें यूरेनियम। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव तत्व है, जिससे रेडियो एक्टिवता तरंगें उत्सर्जित होती रहती हैं। इसका दूसरा नाम है मेटल ऑफ हॉफ। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा किसे मेटल ऑफ हॉफ के नाम से जानते हैं, आपका आंसर आएगा यूरेनियम। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है पिंच ब्लेड। पिंच ब्लेड किसका अयस्क है, यूरेनियम का। यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, कजाकिस्तान है बेटा, कजाकिस्तान। शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है बेटा, हमारे देश में आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन करता है।
अब बच्चे कौन कौन सी इसकी माइंस हैं? एक है जादूगौड़ा की माइंस। जादूगौड़ा माइंस हैं बच्चे झारखंड के सिंहभूम जिले में। वेरी इंपोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जादूगौड़ा माइंस किसके लिए फेमस हैं, तो आपका आंसर आएगा यूरेनियम के उत्पादन के। एक है बच्चे आपका तुमला पल्ले, ये गलत लिखा हुआ है तो यहां मैं ठीक करे दे रहा हूं इसे, तुमला तुमला पल्ले, तुमला पल्ले। तुमला पल्ले जो है बच्चे आंध्र प्रदेश के अंदर है, ये भी यूरेनियम की माइंस है। ठीक है ना भाई, तो दो माइंस बहुत इंपोर्टेंट है, दोनों ही यूरेनियम की है। यूरेनियम भारत में बहुत कम निकलता है, इसलिए भारत यूरेनियम का इंपोर्ट करता है और यूरेनियम से ही आपके परमाणु बम भी बनाए जाते हैं। ठीक है ना भाई, तो परमाणु बम का इस्तेमाल अब भारत में ज्यादातर इसका आपने देखा होगा कई जगह पर हमारे क्या है, यानी कि जो आपके जहां से हम यूरेनियम के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, विद्युत का निर्माण भी होता है, तो अच्छे कामों के लिए भी यूरेनियम यूज होता है, परमाणु बम बनाने के लिए भी यूज होता है। आपको पता है कि परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए गए थे, दो बम थे अलग अलग, ठीक है ना, बैटमैन और लिटिल बॉय, और दोनों बम्बों ने बड़ा खतरनाक आक्रामक कार्य किया था। ठीक है ना भाई, चलो भाई, तो शीशे का अयस्क की तो बेटा गेलेना बताया है मैंने। एक सेकंड, मैंने उल्टा बोल दिया है बेटा, यहां मैंने उल्टा लिख दिया है। एक सेकंड, बिल्कुल सही भाई। देखो भाई, एक चीज चेंज कर लेनी है, ये जो है ना गैलेना जो होगा, गैलेना शीशे का अयस्क होगा। गैलेना जो होगा बेटा वो शीशे का होगा, यानी कि दोनों को ना आप एक्सचेंज कर देना, एक्सचेंज, बिल्कुल। और कैलेमीन होगा बेटा जस्ते का अयस्क, कैलेमीन। ठीक है ना, तो दोनों एक्सचेंज कर दीजिएगा, ये दोनों एक्सचेंज कर दीजिएगा आप। ठीक है ना, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। हाँ, शीशे का गैलेना है बेटा, बिल्कुल शीशे का गैलेना है। मेरे से ही गलती हो गई है, क्षमा कर दीजिए भाई, जल्दी जल्दी में नहीं पता चल पाया और मैंने आपको बता दिया। चलो भाई, बात क्लियर है यहां तक? ये दोनों एक्सचेंज कर देने हैं आपको, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, यूरेनियम को अयस्क कौन सा है इसका, और कौन सा है, तो पिंच ब्लेड प्रमुख अयस्क है। दूसरा नाम मेटल ऑफ है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जीवाश्म ईंधन जिन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, तो जीवाश्म ईंधन जो जीवों के अंश से बने हों, यानी कि जीव या वनस्पति, वेजिटेशन, पेड़ पौधे और जीव जंतु जब जमीन के नीचे दब जाएं और लाखों साल तक दबे रहें, तो बेटा जीवाश्म ईंधन का निर्माण हो जाता है, जीवाश्म ईंधन। ठीक है ना भाई, और अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, जीवाश्म ईंधन वह खनिज हैं जो जीवों तथा वनस्पति के लंबे समय तक ताप एवं दाब, दाब मतलब टेम्परेचर और प्रेशर पे दबे रहने से जिनका निर्माण हुआ है। तो जमीन के अंदर लंबे समय तक अगर ये दबे रहे हैं तो बेटा जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। जीवाश्म ईंधन में बेटा पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला ये शामिल होते हैं। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस और कोयला, और ये तीनों जो खनिज हैं, 1, 2 और 3, इन तीनों को हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं क्योंकि ये जीवों के अंश से बने हैं, यानी कि जीवों और वनस्पतियों के दबे रहने से जमीन में तब बने हैं। ठीक है ना भाई, तो बात क्लियर हो रही है यहां तक सभी बच्चों की? कोई दिक्कत? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो बेटा ये तीनों जीवाश्म ईंधन है, और जो चौथा ऑप्शन होगा वो जीवाश्म ईंधन नहीं होगा। ठीक है ना भाई, तो ये बात ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया 2021 में कि कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। भैया पारंपरिक मतलब जिनका इस्तेमाल हम लंबे समय तक करते आ रहे हैं, ये ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत भी हैं, यानी कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला, कोल। ये किन चट्टानों में मिलते हैं, तो अवसादी चट्टानों, अवसादी चट्टानों को बोलते हैं बेटा सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना भाई, बहुत ही गजब। अब देखो थोड़ा सा चीजों को समझ लीजिएगा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। देखो ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ना, पेट्रोलियम किसे कहा जाता है, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो निकलता है, कच्चे तेल को पेट्रोलियम कहते हैं, और जहां से पेट्रोल निकाला जाता है वहीं से नेचुरल गैस प्राप्त होती है। तो नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस,
प्राकृतिक गैस में हम सीएनजी, एलपीजी, ये सारे प्राकृतिक गैस के अंदर आते हैं। तो आपने देखा होगा ना, कई सारी जगह जो पेट्रोल निकलता है वो समुद्र से भी निकलता है। तो जहां नीचे देखो पानी होगा, सबसे नीचे तो होगा पानी, छोटा सा एक डायग्राम बना लेना, सबसे नीचे होगा पानी, पानी के ऊपर ही पेट्रोलियम तैरता रहता है, पेट्रोल तैरता रहता है पानी के ऊपर। तो यहां होगा इसके ऊपर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, ठीक है ना भाई। और पेट्रोलियम के ऊपर ही तैरती रहती है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। इसके ऊपर क्या होती है बेटा? प्राकृतिक गैस, यानी कि नेचुरल गैस तैरती रहती है। होता क्या है, जमीन के अंदर से इस पेट्रोलियम को यानी कि कच्चे तेल को निकालते हैं, और निकालने के बाद इसे रिफाइनरी के अंदर लेके जाते हैं। रिफाइनरी मतलब जहां पेट्रोलियम से और चीजें बनाई जाती हैं। तो पेट्रोलियम के अलग अलग उत्पाद भी होते हैं। तो पेट्रोलियम को निकाला, कंटेनर में भरा और उसे लेके आ गए रिफाइनरी के अंदर, वहीं से नेचुरल गैस भी हमने निकाल ली, ठीक है ना भाई। कच्चा तेल बच्चे, पेट्रोलियम को ही कच्चा तेल कहते हैं। ये एक तो समुद्र से निकलता है, साथ के साथ ये लैंड एरिया, जमीनों के अंदर से भी निकलता है। तेल के कुएं होते हैं, आपने सुना होगा अरब देशों में पेट्रोलियम बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। तो पेट्रोलियम जमीन के नीचे से निकलता है और कई जगह समुद्र से भी निकलता है। तो भैया ध्यान रखिएगा, नीचे पानी है आपका, पानी के ऊपर पेट्रोलियम तैर रहा है और उसके ऊपर प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है। तो यहीं से निकालते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में से। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं आपका। जब पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है तो इसके अलग अलग प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। तो कच्चा तेल यानी कि जब पेट्रोलियम को रिफाइनरी में लाया जाता है, ठीक है ना भाई, तो इससे हमें कुछ पेट्रोलियम के उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट या फिर एरोप्लेन का तेल। एरोप्लेन के अंदर जो तेल डलता है बेटा, वो पेट्रोल प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त होता है, केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होता है, तारकोल प्राप्त होता है, वैसलीन प्राप्त होता है। तो ये सारे जो चीजें हैं ये किससे मिलती हैं? पेट्रोलियम से। जब पेट्रोलियम को रिफाइन में ले जाया जाता है तो 4 ऑप्शन देकर आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा पेट्रोल का उत्पाद नहीं है। यानी कि पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का उत्पाद नहीं है। तो कच्चे तेल को जमीन से निकाला और उसे रिफाइनरी में लाया गया, रिफाइन किया गया, उसके कुछ प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। एयरक्राफ्ट का तेल, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, तारकोल, वैसलीन, ये सारे इसके ही उदाहरण हैं, ठीक है ना भाई। हाँ बेटा, सिलेंडर में होती है बेटा एलपीजी, यानी कि प्राकृतिक गैस के अलग रूप हैं, जैसे कि सीएनजी हो गई, एलपीजी हो गई। तो ये सभी आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है, सीएनजी, एलपीजी भी, ठीक है ना। तो यहां थोड़ा सा समझिएगा। तो बात क्लियर है, यहां तक समझ में आ गई कि पेट्रोलियम उत्पाद कौन कौन से होते हैं। आगे बात करूं मैं बच्चे कि जो क्रूड ऑयल निकलता है, तो भारत में क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो निकलता है, कच्चे तेल के कौन कौन से एरिया हैं, कहां कहां से कच्चा तेल भारत में निकलता है। तो भैया आप कहोगे पेट्रोलियम एरियाज, ठीक है ना भाई, कि कहां से पेट्रोल निकाला जाता है। एक तो निकलता है बच्चे, पहला नंबर निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी, असम में, जिसे बोलते हैं बच्चे डिगबोई या फिर आपका सूरमा घाटी। तो असम से भी तेल के कुओं से भी, भारत में पहला तेल का कुआं भी असम के माकूम में ही लगाया गया था, आपको याद हो तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो घाटी है असम के अंदर, यहां में 2 तेल क्षेत्र इंपोर्टेंट हैं। एक तो है आपका डिगबोई और एक है बेटा सूरमा घाटी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे सूरमा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, यहां से बेटा पेट्रोलियम यानी कि कच्चा तेल निकलता है, सूरमा घाटी। सूरमा घाटी कहां है, तो आपका आंसर आना चाहिए ये असम के अंदर है सूरमा घाटी, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है। डिगबोई भी असम में है, ठीक है ना भाई। आगे बात करूं बच्चे, दूसरे नंबर पे कहां से निकलता है, गुजरात का तटीय क्षेत्र। गुजरात के तटीय क्षेत्र से अंकलेश्वर और कलोल और साथ के साथ नवगांव। ये कलोल बेटा एसएससी ने कई बार पूछा है कि कलोल गुजरात का किसके लिए फेमस है। तो गुजरात के कलोल से तेल निकलता है, कच्चा तेल, पेट्रोलियम निकलता है। तो गुजरात का कलोल किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, ठीक है ना भाई। ये अपतटीय क्षेत्र क्या होता है बेटा, ये हमारा समुद्र है, समुद्र के हमारे तट के, जमीन के जो पास वाला क्षेत्र होता है ना, पास वाला, जहां बहुत कम पानी होता है। तो हमारी तट रेखा के जो बगल में जो समुद्र है बेटा, उसे अपतटीय क्षेत्र कहते हैं।
अपसोर एरिया कहा जाता है इंग्लिश के अंदर उसे, ठीक है ना। तो इसे बोलेंगे अपसोर एरिया, वेस्टर्न अपसोर एरिया। अपशोर मतलब बेटा अपतटीय क्षेत्र, कम पानी वाला क्षेत्र। तो पश्चिम में यहां मुंबई महाराष्ट्र से 176 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह पड़ती है जिसे बोलते हैं मुंबई हाई। मुंबई हाई से बेटा तेल सबसे ज्यादा निकलता है। तो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र मुंबई से 176 किलोमीटर दूर, यहां से भारत के कुल तेल का 60% तेल प्राप्त होता है। और इस जगह को क्या बोलते हैं बेटा, मुंबई हाई, जो कि मुंबई से कितनी दूर है, केवल 176 किलोमीटर दूर। इसे मुंबई हाई कहते हैं। तो भारत में जितना भी कच्चा तेल निकलता है उसका 60% तेल अकेले मुंबई हाई से निकलता है, ठीक है ना भाई। एक कह रहे हैं घाटी क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं कम से कम 20 बार अब तक बता चुका हूं क्लास में कि घाटी क्या होता है। मेरे भाई, दो पर्वतों के बीच जो यू या वी शेप का जो गड्ढा होता है उसे हम घाटी कहते हैं। एक पर्वत ये रहा और एक इसके बगल में, तो ये जो बीच का गड्ढा है बेटा यही घाटी है, ठीक है ना भाई। अब देखो यहां बात समझना है। अगर मैं बात करूं बच्चे, पूर्वी अपतटीय क्षेत्र से भी तेल निकलता है। कहां से, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा से। अगर आपसे पूछे कि भारत का शीर्ष तेल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आंसर आएगा राजस्थान। भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान से तेल निकलता है। लेकिन समुद्र के क्षेत्र को भी देखा जाए, समुद्र के क्षेत्र को भी शामिल कर लिया जाए, तो मुंबई हाई से, मैंने आपको बताया था ना कि देश का 60% तेल मुंबई हाई से निकलता है। लेकिन राज्य पूछे तो राजस्थान हो जाएगा। बात समझ में आई। वैसे ओवरऑल में पूछे तो मुंबई हाई हो जाएगा, जो कि समुद्र में आता है, ठीक है ना भाई। बात क्लियर है। एक कह रहे हैं यूपी के मथुरा में भी पेट्रोल पाया जाता है। अरे चाचा भैया मेरे सत्यम मिश्रा, यूपी के मथुरा में पेट्रोल को रिफाइन करने की रिफाइनरी है। मथुरा से तेल नहीं निकलता है भाई। और वैसे तो पेट्रोल पंप तो पूरे भारत में ही लगे हुए हैं, तो क्या पूरे भारत में तेल पाया जाता है? उन पेट्रोल पंप पे लाके डाला जाता है पेट्रोल। पेट्रोलियम अलग चीज है, पेट्रोल अलग चीज है। पेट्रोलियम पेट्रोल का एक उत्पाद है, सॉरी, पेट्रोलियम का पेट्रोल एक उत्पाद है। उल्टा बोल दिया मैंने आपसे, ठीक है ना। बात क्लियर हो रही है। शीर्ष तेल उत्पादक देश कौन सा है, तो बच्चे प्रेजेंट में यूएसए सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन कर रहा है। क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, भारत में प्रथम तेल का कुआं 1867 में असम के माकूम में लगाया गया था। और दूसरा कुआं भी बच्चे असम के डिगबोई में स्थापित किया गया, ठीक है ना भाई। तो बात क्लियर हो रही है। देश के अंदर पहला तेल का कुआं कहां लगा, माकूम असम में। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन कौन करता है, यूएस से प्रेजेंट में। और बच्चे दूसरा तेल का कुआं कहां लगा, डिगबोई असम में। बात क्लियर हो रही है। और समुद्र में उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, मुंबई हाई, जहां से 60% तेल निकलता है देश का। और राज्य पूछे आपसे तो राजस्थान बताओगे। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। नेचुरल गैस की बात करूं तो यह पेट्रोल जहां से निकलता है उसके ऊपर ही तैरती रहती है, प्राकृतिक गैस। सबसे ज्यादा उत्पादन करता है असम, किसका, यानी कि नेचुरल गैस का। सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, रशिया। और जब रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा था तो आप बार बार सुनते थे कि रशिया की पाइपलाइन जा रही है यूरोप के देशों तक, किसकी, प्राकृतिक गैस की। भारत अब रशिया से नेचुरल गैस खरीदेगा। तो बेटा नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है, तो आपका आंसर आना चाहिए रशिया। अब अगर मैं बात करूं, आपने सीएनजी के बारे में सुना होगा। सीएनजी का इस्तेमाल व्हीकल्स को चलाने के लिए किया जाता है, वाहनों को चलाने के लिए। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का। सीएनजी का मुख्य घटक होता है CH4 यानी कि मीथेन। सबसे ज्यादा क्या मिलती है सीएनजी में, बच्चे मीथेन मिलती है, एग्जाम में अगर पूछे, ठीक है ना भाई। और अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे कि जो एलपीजी होती है, एलपीजी का इस्तेमाल किया जाता है, सिलेंडर जो होते हैं घरों में आते हैं। हालांकि एलपीजी की भी पाइपलाइन घरों तक पहुंचती है आजकल। एलपीजी को बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका इस्तेमाल घरों में भोजन बनाने के लिए किया जाता है, इंडस्ट्री वगैरह में भी इनका इस्तेमाल होता है। इसके जो मुख्य घटक हैं, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। ब्यूटेन और प्रोपेन गैस इसमें पाई जाती है, ठीक है ना भाई।
अश्विन कह रहे हैं कि हम मुंबई से हैं, बहुत जबरदस्त भाई। तो बात क्लियर हो रही है ना सभी बच्चों के? तेल का कुआं कैसे होता है? मयंक मिश्रा, बेटा मैं अपना तेल का कुआं जब बनाऊंगा ना तो आपको दिखाऊंगा, वहां ले चलूंगा आपको कि तेल का कुआं कैसा होता है। जैसे बच्चे पानी के कुएं होते हैं ना, इसी तरीके से होते हैं। तो बात क्लियर हो गई यहां तक आपसे। प्राकृतिक गैस मैंने बता दी आपको, ये प्राकृतिक गैस भी जहां पेट्रोल मिलता है, कच्चा तेल मिलता है, उसी के ऊपर तैरती रहती है, इसे भी कंटेन किया जाता है। आगे बात करूं बच्चे मैं कोयला के बारे में, जो तीसरा हमारा फॉसिल फ्यूल्स है, जीवाश्म ईंधन है, और ये लास्ट हम मिनरल पढ़ रहे हैं। कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन चाइना करता है, इसके बाद भारत का कोयले के उत्पादन में दूसरा स्थान है, सेकंड नंबर है। तो कोयले के मामले में इंडिया का नंबर कौन सा है? दूसरा। सबसे ज्यादा उत्पादन कोयले का कौन सा आपका राज्य करता है? छत्तीसगढ़, ठीक है ना भाई। और दूसरे नंबर पे मैं बात करूं भंडार के बारे में, तो भंडार के मामले में झारखंड पहले नंबर पे है। सबसे ज्यादा कोयला और लोहा कहां मिलता है? छोटे नागपुर के पठार में। छोटे नागपुर के पठार में ये पूरा जो क्षेत्र है आपका, पूरा जो पठार है, ये कोयले और लोहे के लिए ही प्रसिद्ध है। बात क्लियर है? तो कोयला जीवाश्म ईंधन है, सबसे ज्यादा उत्पादन चाइना करता है, दूसरे नंबर पे इंडिया करता है। सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। भंडार रिजर्व के मामले में झारखंड पहले नंबर पे है। ठीक है ना भाई, बात क्लियर है? अब एक चीज छोटी सी समझनी है, कौन सा कोयला अच्छा होता है? तो भैया ध्यान रखिएगा, जिस कोयले के अंदर कार्बन ज्यादा होगा, जिस कोयले के अंदर कार्बन ज्यादा होगा वो कोयला कैसा होगा? अच्छा होगा। और जिस कोयले के अंदर बेटा कार्बन कम होगा, कार्बन की मात्रा कम होगी, वो कोयला कैसा होगा? खराब क्वालिटी का होगा। आप समझ में आ रही है? 4 प्रकार का आपका कोयला होता है जो आपको समझना है। हाँ बच्चे, झारखंड का झरिया भी फेमस है, अभी पढ़ाएंगे आपको झरिया वरिया के बारे में। धनबाद, बोकारो, झरिया, ये सब कोयले की खान है, तो लास्ट में बता दूंगा। तो कोयले के कितने प्रकार हैं? 4 टाइप्स का कोयला देखने को मिलता है। पहला नंबर है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का, सबसे अच्छा कोयला है, क्योंकि इसके अंदर 80 से 95% कार्बन मिलता है, इसका रंग काला होता है, कलुआ है बेटा ये। तो अगर मैं बात करूं बच्चे, सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। लेकिन भारत में एंथ्रासाइट ज्यादा नहीं मिलता है, ठीक है ना भाई। दूसरा सबसे अच्छा कोयला होता है बच्चे बिटुमिनस। बिटुमिनस से 60 से 80% कार्बन होता है, इसका रंग भूरा होता है। और बच्चे भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस ही पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक कौन सा कोयला निकलता है? भारत में सर्वाधिक कौन सा कोयला निकलता है? आपका आंसर क्या आना चाहिए कि भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस निकलता है बच्चे। ठीक है ना भाई। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा है, लेकिन भारत में नहीं पाया जाता ज्यादा, थोड़ा बहुत मिलता है भारत में। जम्मू कश्मीर का सियासी जिला, थोड़ा बहुत कारगिल साइड। बिटुमिनस भारत में सबसे ज्यादा मिलता है। बात समझ में आ रहा है? झारखंड वाली पूरी जो बेल्ट है आपकी, ये बिटुमिनस की ही बेल्ट है। आगे बात करूं, लिग्नाइट जो होता है बच्चे, लिग्नाइट। लिग्नाइट बच्चे तीसरा सबसे अच्छा कोयला है, इसमें 40 से 60% कार्बन होता है, इसका रंग हल्का भूरा होता है। पीट कोयला जो है बच्चे, पीट कोयला, पीट कोयले में 40% से भी, पीट है, पीट करके अलग से कर देना कोयला, पीट कोयला, स्पेस दे देना यहां, सबसे कम कार्बन इसमें होता है, इसे सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला माना जाता है, और सबसे ज्यादा पॉल्यूशन भी यही करता है। ठीक है ना भाई। हाँ बेटा, सिंगरौली से भी निकलता है, सोनभद्र का सिंगरौली, मध्य प्रदेश में भी आता है सिंगरौली का कुछ एरिया। ठीक है ना भाई, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब मैं बात करूं कुछ इसकी माइंस की, यहां पे कौन कौन सी माइंस ऐसी हैं जो इंपोर्टेंट हैं, तो ये लास्ट है आपका। यहां कुछ माइंस लिख लेना, कोयले की माइंस कौन कौन सी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं बच्चे, झारखंड की इंपोर्टेंट माइंस कौन सी हैं? झारखंड के अंदर आपने सुना होगा झारखंड का धनबाद। आपसे पूछेगा धनबाद किसके लिए फेमस है? कोयले के लिए, कोयला निकलता है। आपने सुना होगा बच्चे बोकारो, बोकारो झारखंड का, बोकारो। आपने सुना होगा बच्चे झरिया, झरिया। ये सारी जो है कोयले की खान है, बहुत फेमस, धनबाद, बोकारो, झरिया। और बात करूं मैं बच्चे आपसे, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का रानीगंज बहुत फेमस है, रानीगंज। पश्चिम बंगाल का रानीगंज किसके लिए फेमस है? कोयले के उत्पादन के लिए। मैं बात करूं बच्चे एमपी का, मध्य प्रदेश का सिंगरौली क्षेत्र, सिंगरौली, मध्य प्रदेश का सिंगरौली क्षेत्र। बात क्लियर हो रही है? और अगर मैं बात करूं बच्चे छत्तीसगढ़ का कोरबा, छत्तीसगढ़ का कोरबा।
तो ये इंपोर्टेंट माइन मैंने आपको लिखाई हैं तो दुनिया भर की 50 माइंस हैं, लेकिन जो एग्जाम में आने लायक हैं बेटा वो यही हैं। झारखंड का धनबाद, बोकारो झरिया, वेस्ट बंगाल का रानीगंज, मध्य प्रदेश का सिंगरौली और छत्तीसगढ़ का कोरबा। बेटा गिरहिट भी फेमस है, लेकिन कितने बताऊंगा मैं आपको, समझ लो ना मेरी बात। चलो बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। तो यहां तक सभी बच्चों के समझ में आया होगा। और ये जो है आपका बच्चे टॉपिक मिनरल्स वाला, ये खत्म हो जाता है। सारे मिनरल्स मैंने आपको बता दिए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप मुझे बताओगे। कर्नाटक का कोलार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है हीरा और डी ऑप्शन है तांबा। बताओ। और एक और ऑप्शन दे दूं यहां? चलो तो एक और ले लो, यूरेनियम। ठीक है ना भाई? बहुत सारे बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। गोल्ड बता रहे हैं, गोल्ड। बिल्कुल सही बता रहे हैं। मैंने आपको बताया था बच्चे, क्या राजस्थान की जावर खान सीसे और जस्ते के साथ किसका उत्पादन करती है? चांदी का उत्पादन। सोना कहां से निकलता है? कर्नाटक के कोलार और हट्टी से। हीरा कहां से निकलता है? पन्ना फेमस है हीरे के लिए। तांबे के लिए, तांबा याद रखो, खेतड़ी राजस्थान बहुत इंपोर्टेंट है। और यूरेनियम के लिए तुमरा, तुमला पल्ले और जादूगौड़ा, सिंहभूम जिला झारखंड। आपका बात क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। पूछेगा राजस्थान का खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के उत्पादन के लिए। एक बार याद करोगे सारी चीजें याद हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है सभी चीजें, तो जितना जरूरी है मैंने आपको कोशिश की है कि मैं आपको सारी चीजें करा दूं। अब बात करते हैं बच्चे आपका यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स बोले तो ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मतलब दुनिया, हमारी दुनिया। जितना भी सब कुछ देखते हो आप, सब कुछ ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। ठीक है ना भाई? जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं, छोटे छोटे कण हैं और बड़ी बड़ी चीजें जो भी आप देख सकते हो, तारे सितारे, ठीक है ना, सोना बाबू जादू टोना, बेटा सब कुछ यूनिवर्स में आता है। यूनिवर्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसे कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी मतलब ब्रह्मांड विज्ञान या फिर ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी किसकी स्टडी है बच्चे? तो भैया ध्यान रखिएगा, ब्रह्मांड की स्टडी है। सिमरन कह रही है बहुत बोरिंग था। बेटा नौकरी कोई ऐसा थोड़ी ना आती है कि भगवान जी खुद चल कहेंगे। बेटा तुम बहुत विशेष हो, तुम्हारे लिए तो मैंने एसएसएफ तैयार रखा है। अरे गुड़िया, मेरी प्यारी बच्ची सिमरन, तुम्हें पता है ना कि पढ़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। या 50 लाख बच्चों में से 45,000 का चयन होता है, तो बेटा फिर उन्हें यह नहीं देखना होता कि क्या चीज बोरिंग है, फिर तो बेटा पढ़ना है आपको। अगर यही निकाल दोगे ना, ये बोरिंग है, ये मेरे काम की नहीं है, तो बेटा जीवन में कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है ना भाई? तो अगर मैं बात करूं बच्चे, जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये मारकर भी एक ब्रह्मांड का हिस्सा है, सूर्य भी ब्रह्मांड का हिस्सा है। सूर्य तो एक तारा है, जो अरबों की संख्या में स्टार है, वो भी सब ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो सूक्ष्म कणों से लेकर विशाल आकाश गंगा, आकाश गंगा बोलते हैं बेटा गैलेक्सी, तो बड़ी बड़ी गैलेक्सी को मिलाकर बनता है आपका ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड का ना तो फिक्स साइज है, ना कोई शेप है, ये एक्सटेंड करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मांड कैसे बना?
ब्रह्मांड कैसे बना, इसे कहा जाता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड आखिर बना कैसे, ये तारे सितारे, ग्रह उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये कैसे बने? तो इसकी उत्पत्ति के लिए बेल्जियम के एक पादरी थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंत्रे। हमारे यहाँ के तो बाबा ये बताएंगे तेरा भविष्य खराब है, तेरी नौकरी ना लगे, तेरी लग जाएगी, ठीक है ना। तो बेटा इन बाबा बाबाओं के चक्कर में ना पड़िया करो, ना ही जो आपके मुल्ला मौलवी हैं। मैं सभी की कहता हूं कि कोई भविष्य नहीं बताता। कभी भी तुम्हारा भविष्य किसी चीज के द्वारा या भगवान के द्वारा भी बेटा पूर्व लिखित नहीं है। आप अपने भविष्य को अपनी मेहनत से बदल सकते हो, और ये 100% है। मेहनत नहीं करो, आप लेट मारो, तो बेटा जिसका भविष्य अच्छा लिखा होगा उसका भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी इन सारी चीजों में ना पड़े, और कभी भी पूर्व मतलब ये पहले से ही अनाउंसमेंट ना कराएं कि आपके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है ना भाई, तो बात समझ में आ रही है ना। पादरी वादरी बड़े पढ़े लिखे होते थे। अब देखो बेल्जियम के पादरी हैं, भगवान की पूरा पूजा आराधना तो करते हैं। पुराने समय में आर्यभट्ट हुए देश में, हमारे में वारामेर हुए, बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए हमारे देश में, हमारे देश की धरती पे जन्मे, और जिन्होंने एक विशेष प्रकार के ही आविष्कार कर डाले। जीरो की खोज कर दी आर्यभट्ट ने। समझ में आ रहा है ना। सर लोहे में किसके कारण जंग नहीं, बेटा लोहे में जो जंग लगता है वो मॉइस्चर के कारण लगता है, और लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, तो जस्ता चढ़ाया जाता है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड कैसे बना, इसके लिए सबसे अच्छा सिद्धांत बेल्जियम के एक पादरी थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंत्रे। जॉर्ज लेमेंत्रे ने थ्योरी दी थी ओरिजिन ऑफ हिमालय, मतलब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, जिसे कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी है बेटा, ठीक है ना। हमारे टाइपिस्ट महोदय ने गलत लिख दिया है, तो आप थ्योरी ठीक लगना, ठीक है ना भाई। भैया बिग बैंग थ्योरी दी थी, किसने दी थी? जॉर्ज लेमेंत्रे ने। जॉर्ज लेमेंत्रे बेल्जियम के एक पादरी जिनके द्वारा दी गई। इन्होंने कहा कि अब से 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक आग का गोला था, फायर बॉल था, फायर बॉल। और इसमें क्या हुआ बेटा, ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के बाद दुनिया भर की गैलेक्सी बनी, दुनिया भर के स्टार बने, दुनिया भर के आपके प्लैनेट बने, सारी चीजें इसके। तो एग्जाम में क्या पूछता है आपसे, एग्जाम में पूछता है कि बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेंत्रे ने। आपसे पूछेगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य, सबसे ज्यादा माने जाने वाला सिद्धांत कौन सा है, तो आप बताओगे बिग बैंग थ्योरी। तो एक या दो क्वेश्चन ही बने हैं सोलर सिस्टम से आपसे, इसलिए ज्यादा डिटेल में घुसने की आवश्यकता इस टॉपिक में हमें नहीं है। तो जहां घुसने की आवश्यकता है, पर्वत पहाड़ी ज्यादा पूछी जाती हैं, नदियां ज्यादा पूछी जाती हैं, बांध ज्यादा पूछे जाते हैं। जो एसएससी के फेवरेट टॉपिक हैं उन पे ज्यादा मेहनत करनी है, जो कम फेवरेट टॉपिक हैं उनमें जरूरी चीजें पढ़नी है, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, 15 अरब वर्ष पहले इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड एक आग का गोला था, इसमें एक ब्लास्ट हुआ और ब्रह्मांड के अंदर उत्पत्ति हो गई, बहुत सारे प्लैनेट्स बने, बहुत सारी गैलेक्सी बनी, ये सारी चीजें बन गई हैं, ठीक है ना। तो आज आप देखते हो एक इमेज ली है मैंने, यूनिवर्स की एक इमेज है, हमारे ब्रह्मांड की एक, ये आप कहो कि इमेज है। हमारे ब्रह्मांड के अंदर बेटा अरबों की संख्या में गैलेक्सी है। गैलेक्सी, ये गैलेक्सी, ये भी एक गैलेक्सी है, ये भी एक गैलेक्सी है, यानी कि दुनिया भर की गैलेक्सी है। गैलेक्सी को ही आकाश गंगा बोलते हैं बेटा हिंदी में। गैलेक्सी क्या होता है? अरबों, अरबों का मतलब हजारों तारों के समूह को, लाखों तारों, बहुत सारे तारे मिलके एक गैलेक्सी बनाते हैं, ठीक है ना भाई। और हमारा जो ब्रह्मांड बना है उसमें लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं, 100 अरब गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में, और एक गैलेक्सी के अंदर अरबों की संख्या में तारे। तो ये गैलेक्सी होती क्या है? तारों का एक ग्रुप होता है बेटा गैलेक्सी। तो थोड़ी सी चीज समझनी है। तो मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड कैसे बना, तो बिग बैंग थ्योरी इसकी सबसे ज्यादा अच्छी व्याख्या करती है कि ब्रह्मांड पहले एक फायर बॉल यानी कि आग का गोला हुआ करता था, उसमें बेटा एक ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के कारण बहुत सारी गैलेक्सी, बहुत सारे आपके प्लैनेट्स, बहुत सारे स्टार बने। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं गैलेक्सी के बारे में, आकाशगंगा यानी कि यूनिवर्स, यानी कि जो हमारा ब्रह्मांड है, हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगा हैं, यानी कि लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं। अब गैलेक्सी किसे कहते हैं बेटा, आकाश गंगा कैसे किसे कहते हैं? तो अरबों तारों का समूह गैलेक्सी कहलाता है, आकाश गंगा कहलाता है।
ठीक है ना भाई। तो दुनिया भर के तारे मिलके एक गैलेक्सी बनती है, और गैलेक्सी को हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ठीक है ना भाई। तो हमारा ब्रह्मांड पहले आग का गोला था, टूट फूट गया। अगर मैं बात करूं गैलेक्सी की शेप बेटा कुछ हमारी वाली की इस तरीके से, ये हमारी गैलेक्सी है आकाशगंगा। आकाशगंगा के अंदर, गैलेक्सी के अंदर बेटा बहुत सारे, येलो कलर से जो दिखा रहा हूं मैं, बहुत सारे स्टार हैं, बहुत सारे तारे हैं। सबसे ज्यादा तारे किसी भी गैलेक्सी में उसके केंद्र में होते हैं, सेंटर वाले पार्ट में होते हैं, जिसे हम बच्चे बल्ज कहते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि गैलेक्सी का जो केंद्रीय भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, तो बेटा इसे बल्ज कहा जाता है, बल्ज। ठीक है ना। तो भैया बहुत सारी गैलेक्सी हैं, मैंने कहा हमारे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सी हैं, 100 अरब गैलेक्सी। इन 100 अरब गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी हमारी वाली भी तो होगी। ऐसा मानो हमारा देश है, हमारे देश में बेटा कई करोड़ घर हैं, लेकिन उन घरों में एक घर हमारा भी तो होगा, अपना वाला। होगा या नहीं होगा। एक हमारे घर के बगल वाला भी घर होगा, या हमारे देश के पड़ोस वाला भी देश होगा। तो ये है हमारी वाली गैलेक्सी, अवर गैलेक्सी। हमारी आकाशगंगा है बच्चे, हमारी आकाशगंगा जो अवर गैलेक्सी है, ये है अवर गैलेक्सी। अवर गैलेक्सी हमारी आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है बेटा, तो हमारी आकाशगंगा का जो नाम है बच्चे वो है मिल्की वे। ठीक है ना भाई। क्या नाम है बच्चे, मिल्की वे। मिल्की वे हमारी गैलेक्सी का नाम है। मिल्की वे को बच्चे हिंदी में मंदाकिनी कहा जाता है, मंदाकिनी। मंदाकिनी को बच्चे हम एक नाम से और जानते हैं, इसे हम दुग्ध मेखला कहते हैं, दुग्ध मेखला। बात समझ में आ रही है। तो अवर गैलेक्सी जो हमारी गैलेक्सी है बच्चे, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे है। मिल्की वे को मंदाकिनी या फिर दुग्ध मेखला कहते हैं। ये हमारी गैलेक्सी क्यों है, क्योंकि बेटा जो हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है, जो हमारे सोलर सिस्टम का किंग है, कौन है किंग हमारा, सन, यानी कि सूर्य। सूर्य जिस गैलेक्सी में होगा, क्योंकि हमारा तारा जो है, हमारे सबसे पड़ोस में जो तारा है वो सूर्य है, तो सूर्य जिस गैलेक्सी में होगा वही हमारी गैलेक्सी होगी। तो बच्चे हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे है, और मिल्की वे के अंदर ही हमारा तारा सूरज है, सूर्य देवता इसी के अंदर है। ठीक है ना भाई। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारी वाली गैलेक्सी है बेटा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि गैलेक्सी का जो सेंटर पार्ट होता है बच्चे, केंद्रीय भाग, तो ये केंद्रीय भाग है, सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। गैलेक्सी का जो केंद्र होता है, केंद्र, सेंटर, केंद्र में सर्वाधिक तारे होते हैं। सबसे ज्यादा तारे कहां होते हैं, केंद्र में। सर्वाधिक तारे, सर्वाधिक तारे कहां पाए जाते हैं, गैलेक्सी के केंद्र में। इसे क्या बोला जाता है, इसे बच्चे बल्ज कहते हैं, बल्ज। तो गैलेक्सी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, बल्ज कहलाता है, जहां सबसे ज्यादा तारे सितारे आपको देखने को मिले। बात क्लियर है। एक क्वेश्चन और पूछता है यही कि जो हमारी गैलेक्सी है उसका शेप कैसा है, उसका आकार कैसा है। ठीक है ना भाई। तो हमारी गैलेक्सी की शेप कैसी है, हमारी गैलेक्सी की शेप कैसी है, तो बच्चे शेप को कहा जाता है सर्पिलाकार, स्पाइरल बोलते हैं, स्पाइरल। आपने कई बार सुना होगा, आपका भाई या आप कहते हो मुझे स्पाइरल बाइंडिंग करानी है। स्पाइरल बाइंडिंग मतलब बेटा आपने देखा होगा ना, कई बार नोटबुक होती है उनमें पीछे एक डोरी सी ऐसे करके गोल गोल घूमी होती है, स्पाइरल का मतलब ऐसा। स्पाइरल यानी कि बच्चे हिंदी में कहते हैं सर्पिलाकार। तो हमारी आकाश गंगा कैसी आकार की है, सर्पिलाकार आकार की है, स्पाइरल आकार की है। तो गैलेक्सी यानी कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें बहुत सारी गैलेक्सी हैं, 100 अरब गैलेक्सी हैं। इन 100 अरब में से एक हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे के अंदर ही हमारा जो ऊर्जा का स्रोत है सूर्य स्थित है। बहुत सारे तारे हैं इसमें, अरबों की संख्या में, इनमें से एक सूर्य है। किसी भी गैलेक्सी के केंद्रीय भाग में सबसे ज्यादा स्टार देखने को मिलते हैं और इसे हम बल्ज कहते हैं, बल्ज। हमारी गैलेक्सी की शेप कैसी है, स्पाइरल है, स्पाइरल। ठीक है ना भाई।
हाँ बेटा, जलेबी की तरह होती है, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे, ऐसे मान लो आप, ठीक है ना, स्पाइरल। और बच्चे ध्यान रखना है, हमारी जो पड़ोसन है, मतलब हमारी पड़ोसन का मतलब बेटा हमारी गैलेक्सी, कहीं गलत समझो आप कोई। हमारी पड़ोसन मतलब हमारी गैलेक्सी की भी तो एक पड़ोसन है, इसके निकट ही बना देना दूसरी, नियरेस्ट गैलेक्सी, ठीक है ना भाई। तो हमारी गैलेक्सी की नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? नियरेस्ट गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी की नियरेस्ट गैलेक्सी, नजदीकी आकाशगंगा, पड़ोसन हमारी। तो बेटा हमारी पड़ोसन जो है, या हमारी आकाशगंगा की जो पड़ोसन आकाशगंगा है, हमारी जो पड़ोसन है, निकटवर्ती जो आकाशगंगा है हमारी, हमारी पड़ोसन भी तो होगी, हमारे घर के भी तो बगल में घर होता है, ऐसे ही हमारी गैलेक्सी के बगल में दूसरी गैलेक्सी होगी। उस गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा, देवयानी कहते हैं बेटा इसे हिंदी में। तो हमारी पड़ोसन गैलेक्सी कौन सी है बच्चे? एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा को बोलते हैं देवयानी। तो अगर पूछे एग्जाम में क्वेश्चन कि हमारी पड़ोसन कौन है, तो एंड्रोमेडा है, देवयानी है, ठीक है ना भाई, बात क्लियर है? बेटा तारों के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले जो चीज बता रहा हूं उसे थोड़ा सा समझो। तो देवयानी पे बात हो गई हमारी, देवयानी हमारी पड़ोसन है, मतलब हमारी पड़ोसन का मतलब हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी, पड़ोसी आकाशगंगा है। तो हमारी पड़ोसन कौन है बेटा? तो ध्यान रखना है एंड्रोमेडा। हमारी वाली कौन सी है? मिल्की वे, दुग्ध मेखला, ठीक है ना, अवर गैलेक्सी। केंद्र में सबसे ज्यादा स्टार होते हैं जिन्हें बल्ज कहा जाता है। सूर्य किंग, हमारा सोलर सिस्टम का किंग बेटा यही होता है, ठीक है ना भाई। बच्चे 5:30 बजे तक क्लास चलेगी, 20 मिनट क्लास और होगी, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा साथ आप मुझे दीजिएगा और आपके पूरी चीजें बहुत प्यार से क्लियर होंगी, निश्चिंत रहिएगा। आगे बात कर लें थोड़ी सी बच्चे, यहां तक आप समझ गए हमारी वाली गैलेक्सी कौन सी है, क्या चीज है। जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम को बोलते हैं बेटा तारामंडल। तो सोलर सिस्टम के अंदर एक तो तारा होता है और उसके आसपास चक्कर लगाने वाले जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, सभी को मिलाकर सोलर सिस्टम बनता है। आप समझ में आई? तो बच्चे सोलर सिस्टम की बात कर लें, सौर मंडल जिसे कहते हैं, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम को कहा जाता है सौर मंडल। सौर मंडल में कौन शामिल होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड, सोलिस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी मतलब जो सूर्य के चारों ओर चक्कर मारते हैं, ठीक है ना, उन सभी चीजों को मिलाकर बच्चे सोलर सिस्टम बनता है, सौर मंडल बनता है। सूर्य क्या है? सूर्य एक स्टार है, तारा है, और हमारे सबसे नजदीकी तारा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक स्टार है और हमारा पड़ोसी है, ठीक है ना, हमारा सबसे नजदीकी स्टार, हमारी पृथ्वी के सबसे पास में जो स्टार है वो सूर्य है। सूर्य ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा देता है, और सूर्य से ही हमें प्रकाश मिलता है, लाइट मिलती है, ध्यान रखिएगा। तो हमारी ऊर्जा और प्रकाश का साधन भी सूर्य है। तो सोलर सिस्टम में कौन कौन आते हैं? एक तो सूर्य आता है, सूर्य तो एक तारा है, और इसके आसपास चक्कर लगाने वाली सेलेस्टियल बॉडी, खगोलीय पिंड, इसके अंदर 8 ग्रह शामिल हैं, प्लैनेट शामिल हैं। इनके उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। क्षुद्र ग्रह होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं बच्चे, धूमकेतु होते हैं, कॉमेट्स कहा जाता है, और उल्का पिंड होते हैं, मेटेरॉइड्स होते हैं बच्चे। तो ये सारी चीजें किसमें शामिल होती हैं? सोलर सिस्टम में। ये नीचे वाले सभी किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो इन सभी को हम सोलर सिस्टम में शामिल करते हैं, ठीक है ना भाई। एक कह रहे हैं सर सबसे पास तो बुध है। अरे बेटा मैं कह रहा हूं कि हमारी पृथ्वी के सबसे पास तारा कौन सा है? तो सूर्य है। सूर्य तो, सूर्य के निकट सबसे ग्रह बेटा बुध हो जाएगा। थोड़ा सा समझा करो, लॉजिक समझा करो, अभी पहुंच जाते हो आगे आप, ठीक है ना भाई, बात क्लियर है? तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन शामिल है, कौन कौन इंक्लूड है सोलर सिस्टम में। अब थोड़ी सी चीजें जानते हैं बेटा सूर्य देवता के बारे में। सूर्य क्या है, ठीक है ना भाई। सूर्य यानी कि सन। तो सूर्य क्या है बेटा? सूर्य एक स्टार है, एक तारा है, तथा ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है।
हमारी पृथ्वी को या फिर सभी ग्रहों को जो हमारे सोलर सिस्टम में है, उन्हें एनर्जी और लाइट किससे मिलती है? सूर्य से। पृथ्वी का सबसे नियरेस्ट स्टार, निकट तारा, तो हमारी पृथ्वी का सबसे पड़ोसी तारा कौन सा है, जो सबसे नजदीक है हमारे? तो बच्चे उसका नाम है सूर्य। तो सूर्य हमारी पृथ्वी का सबसे निकट तारा है। ठीक है ना भाई? बेटा उल्का पिंड भी समझाऊंगा, लेकिन एक क्रम से चलेंगे। आपको गुरुजी पहले तो मुझे क्षुद्र ग्रही समझने हैं। यार ये कोई तरीका नहीं होता है बेटा। तरीका क्या है कि मैं सीक्वेंस में लेके चलूं एक आपको। ठीक है ना? कराऊंगा सारी चीजें, आप निश्चिंत रहिएगा। प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी बताऊंगा, लेकिन शांति रखोगे तो पता चलेगा सारी चीजों के बारे में। तो हमारी पृथ्वी का सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है बेटा? निकट तारा कौन सा है? सूर्य है। सौर मंडल का, हमारे सोलर सिस्टम का जो टोटल मास है, उसका बच्चे 99.8% मास केवल सूर्य के पास है। किसके पास है बेटा? सूर्य के पास। बाकी 0.2% मास में बाकी अदर जितने भी आपके सेलेस्टियल बॉडी हैं, खगोलीय पिंड हैं, वो आते हैं। चाहे इसमें 8 ग्रह, उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सारी चीजें अदर में शामिल होंगी। यानी कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का जो मास है, उसका 99.8% मास केवल सूर्य के पास है। सबसे बड़ा है हमारे सोलर सिस्टम में, सबसे बड़ा कहो, यानी कि ऐसे मान लो कि बाकी सभी तिनके के बराबर हैं और अकेला मालिक इतनी सारा द्रव्यमान लिए बैठा है। ठीक है ना भाई? चलो भाई, बहुत अच्छे। नींद चुराई मेरी किसने वो सनम तूने, लव पाठक नाम है इनका। इन्हें गाना सूझ रहा है, ईयरफोन लगा के इन्होंने कमेंट भेजा है। बेटा सच्ची में अगर तुम मेरे आसपास होते ना, मैं ऐसी नींद चुराता 8-10 दिन तक, तो बेटा सूझ जाती तेरी नींद। ठीक है ना? नींद भी ये कहती हूँ कि गुरुजी बहुत मारा है। हैं? यार ऐसी हरकतें क्यों करते हो तुम, ये बताओ मुझे। एक कह रहे हैं और तारा भी सूर्य होगा कब? बेटा मुझे लगता है कि आप जो ना, मैं बेसिक से बताता हूँ हर चीज। पहली बात तो आपको मैंने बताया कि हमारा ब्रह्मांड है, जिसमें बहुत सारी सारी चीजें ब्रह्मांड में शामिल हैं। ब्रह्मांड के अंदर गैलेक्सी होती है। गैलेक्सी तारों का एक ग्रुप होता है। और मैंने आपको एक और चीज बताई कि हमारी वाली भी एक गैलेक्सी होगी, जिसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे की एक पड़ोसन है एंड्रोमेडा। हमारा जो तारा है सूर्य, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम स्थित है, वो आपका मिल्की वे गैलेक्सी में है, यानी कि हमारा जो सोलर सिस्टम। लेकिन भाई तुम यार जो कैसी कैसी बातें करते हो, मेरी समझ में नहीं आती। मतलब सच में ही कई बार तो मन करता है, वाह कितने विद्वान बालक आ गए, कितने तेजस्वी हैं, आगे जाके क्या करेंगे पता नहीं। चलो भाई, बहुत अच्छे। एक कह रहे हैं हमारी आकाशगंगा शर्मीली क्यों है? बहुत ही बढ़िया बेटा, शर्मीली नहीं है। अब बात करूं बच्चे सूर्य का संगठन, कंपोजिशन ऑफ सन। सूर्य में कौन कौन से एलिमेंट देखने को मिलते हैं? तो 71% सबसे ज्यादा सूर्य में हाइड्रोजन गैस है, 26.5% हीलियम गैस है, और 2.5% अदर गैसेस हैं। आप सभी को ये बात नहीं पता होगी तो पता कर लो कि सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है बेटा? तो हाइड्रोजन गैस होती है 71%, 71%। आगे थोड़ी सी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो ध्यान से समझनी है आपको। सूर्य का स्ट्रक्चर बना लेना है। ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूरज है बेटा। ठीक है ना? तो सूर्य के अंदर वाली जो परत होती है, उसे कहते हैं बेटा कोर। आपका क्या बोलते हैं? कोर। सूर्य के अंदर वाली जो परत होती है, आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसे कहा जाता है कोर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? उसे कोर कहते हैं। और सूर्य की जो बाहरी स्ट्रक्चर है, जो हमें दिखाई देता है सामान्य रूप से, उसे बोलते हैं प्रकाश मंडल। क्या कहा जाता है बच्चे? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल को बोला जाता है बेटा फोटोस्फेयर। फोटो फोटोस्फेयर, प्रकाश मंडल। तो प्रकाश मंडल, जब हम नंगी आंखों से सूर्य को देखते हैं डेली,
तो हमें कोर दिखाई नहीं देती, सूर्य की बाहर वाली परत दिखाई देती है, प्रकाश मंडल। और इसका जो टेम्परेचर होता है प्रकाश मंडल का बेटा, वो होता है 6000 डिग्री। कितना होता है बच्चे? 6000 डिग्री इसका तापमान होता है प्रकाश मंडल का, फोटोस्फेयर का। अब आप कहते हो ना कि सूर्य के पास बेटा कोई नहीं जा सकता, क्योंकि बच्चे जब 50 मैं कह रहा हूं 48 40 और ये इतना टेम्परेचर हो जाए ना 50 डिग्री के आसपास, तो हमारी चमड़ी तपने लगती है पृथ्वी पर ही। आपने देखा होगा हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है 35 डिग्री के आसपास, तो जब गर्मी पड़ती है भयंकर वाली तो 35-40 डिग्री टेम्परेचर पहुंचता है, तो हम उस गर्मी को नहीं झेल पाते। आप 6000 डिग्री को झेल लोगे बेटा? कई 100 किलोमीटर दूर ही बेटा फूक जाओगे। तो इसलिए सूर्य की बाहरी परत का तापमान बहुत ज्यादा है, और जो प्रकाश मंडल जो परत होती है, फोटोस्फीयर जो होती है, ये सामान्य रूप से जब हम रोज सूर्य को देखते हैं तो ये परत हमें दिखाई देती है, सामान्य रूप से दिखने वाली सूर्य की परत, सामान्य रूप से, सामान्य रूप से दिखने वाली, दिखने वाली सूर्य की परत है, सूर्य की परत। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि हम सामान्य रूप से सूर्य की किस परत को देखते हैं, या नंगी आंखों से किन परत को देखते हैं, तो यही होती है प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर के बाहर भी एक और परत होती है बेटा, फोटोस्फेयर के बाहर भी एक परत होती है, और उस परत को क्या कहा जाता है बेटा? तो ये जो सबसे बाहर वाली पिंक कलर की जो परत आपको दिखाई दे रही है, पिंक वाली जो परत है, इसे कहा जाता है बेटा कोरोना। ठीक है ना? इसे क्या बोलते हैं बच्चे? कोरोना। हिंदी में कहते हैं सूर्य क्रीट। तो सबसे बाहर वाली जो परत है इसे कहा जाता है कोरोना, इसे कहा जाता है कोरोना। कोरोना को बच्चे कहते हैं सूर्य क्रीट, सूर्य क्रीट कहा जाता है, सूर्य क्रीट कहते हैं कोरोना को। कोरोना जो परत हमें दिखाई देती है, ये सिर्फ ग्रहण लगता है जब सूर्य पर, तब दिखाई देती है। तो कोरोना परत कब दिखाई देती है बच्चे? जो सबसे आउटर लेयर ऑफ द सन, सूर्य की सबसे बाहरी परत है, सूर्य की सबसे बाहरी परत, सबसे बाहर की परत है, सूर्य की सबसे बाहरी परत सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है, सूर्य ग्रहण के समय, सोलर इक्लिप्स के समय ही दिखती है। ठीक है ना? दिखाई देती है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की कौन सी परत दिखाई देती है, तो आपका आंसर आएगा सूर्य क्रीट, कोरोना दिखाई देता है। कोरोना वायरस नहीं है बेटा। ठीक है ना भाई? बेटा तुम्हें टाइम से बड़ी दिक्कत है यार। बेटा मैं लाइव पढ़ा रहा हूं तुम्हें यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हारे सामने देख रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं तुमसे, लेकिन भरोसा नहीं है तुम्हें, अपने गुरुजी पे भरोसा नहीं है। कैसे बालक हैं आज के पुराने बच्चे, गुरुजी की बात ऐसे मान लेते, गुरुजी ने कह दिया ना दिन है तो दिन है बेटा, रात है तो रात है। लेकिन आज के तो तुरंत गुरुजी टाइम ठीक मैच नहीं कर रहा है बेटा, ठीक तो मैच कर रहा है, और कैसे करेगा? ठीक है ना भाई? और सूर्य की जो सबसे अंदर की परत होती है, आंतरिक परत जो होती है बच्चे, उसे कोर कहा जाता है, कोर। और कोर के अंदर ही नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं ना। यहां कोर जो है, कोर जो परत होती है सूर्य की सबसे अंदर वाली, यहां पर क्या होता है? नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। सूर्य के किसी भी तारे में प्रकाश किसके कारण होता है, ऊर्जा किसके कारण होती है? नाभिकीय संलयन के कारण। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया कहां होती है? नाभिकीय संलयन की क्रिया कहां होती है? कोर के अंदर होती है। और कोर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहां नाभिकीय संलयन हो रहा है। 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री इसका तापमान होता है। तो ये तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं कि सूर्य की अंदरी वाली परत, अंदर की परत, आंतरिक परत को कोर कहते हैं। यहां पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है। सूर्य की इस नॉर्मल दिखने वाली परत को प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फेयर कहते हैं। यहां का तापमान 6000 डिग्री होता है। सामान्य रूप से ये हमें दिखाई देती है, लेकिन जो ग्रहण के समय दिखाई दे उसे सूर्य क्रीट यानी कि कोरोना कहा जाता है। ठीक है ना भाई? बात क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कोर, फोटोस्फेयर और कोरोना, तीन परत बताई मैंने आपको, और तीनों ही इंपोर्टेंट है।
अब देखो यहां थोड़ी सी चीजें आपको समझनी है। एक होता है कॉस्मोस ईयर, जिसे कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है कि देखो सूर्य किसी ग्रह की परिक्रमा नहीं करता है, सूर्य अपनी जगह फिक्स है, लेकिन सूर्य हमारी गैलेक्सी की परिक्रमा करता है। ध्यान से समझना जो बात मैं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सूर्य किसी ग्रह की परिक्रमा करता है, मैं कह रहा हूं कि सूर्य हमारी गैलेक्सी की परिक्रमा करता है। और हमारी गैलेक्सी की परिक्रमा करने में सूर्य को समय कितना लगता है, तो 14.98 करोड़ जो बच्चे आपका किलोमीटर का समय है। ये तो दूरी है, दूरी बताइए, हाँ सॉरी, 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है हमारी गैलेक्सी की परिक्रमा करने में। तो आपसे पूछे कि बच्चे ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं, कॉस्मोस ईयर, तो सूर्य 25 करोड़ साल में हमारी आकाशगंगा, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की परिक्रमा करता है, जिसे कॉस्मोस ईयर कहा जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है वो 14.98 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है ना भाई। और अगर मैं बात करूं पृथ्वी का सबसे दूसरा निकटतम तारा, देखो भाई आप पूछ रहे थे प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी आ गया है आपके सामने। ठीक है ना भाई, ध्यान से समझना है जो मैं आपसे क्या कह रहा हूं। संलयन का मतलब है बेटा दो चीजों का आपस में मिलना। हाइड्रोजन बम जो काम करता है वो नाभिकीय संलयन पे ही तो करता है भाई। यहां बात करूं मैं आपसे, सॉरी परमाणु बम करता होगा ना, हाँ। यहां पृथ्वी का दूसरा सबसे निकट तारा, यानी कि भैया पृथ्वी का सबसे निकट तारा तो सूर्य है, लेकिन दूसरा सेकंड नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ, तो आपका आंसर आएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी का दूसरा सबसे पड़ोसी तारा है। हमारे सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है बेटा, कॉपरनिकस साहब हैं। कॉपरनिकस ने सोलर सिस्टम को खोजा है। और बच्चे अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन जो है 2021 जीडी के पेपर में पूछा गया है कि सोलर सिस्टम की खोज किसने की। ठीक है ना भाई, तो सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी, कॉपरनिकस ने की थी, ध्यान रखिएगा। और कॉपरनिकस ने ही बच्चे सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था। सूर्य केंद्रित सिद्धांत को बोलते हैं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियोसेंट्रिक का मतलब कि सूर्य केंद्र में है और बाकी सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसे कहा जाता है सूर्य केंद्रित सिद्धांत, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी भी किसने दी, तो 1543 में कॉपरनिकस के द्वारा दी गई थी। और कॉपरनिकस ने ही किसकी खोज की थी, सोलर सिस्टम की। ठीक है ना भाई, दूरबीन की खोज की थी बच्चे गैलीलियो ने। ठीक है ना भाई। आगे बात करूं बच्चे आपसे पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत, यानी कि पहले एक अवधारणा चली आ रही थी कि पृथ्वी जो है वो केंद्र में है, सूर्य इसके चारों ओर घूमता है, लेकिन यह अवधारणा गलत थी। बाद में 1553 में कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत देके गलत सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी केंद्र में स्थित है, जबकि पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के। तो पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत जैसे बोलते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो गिवन बाय क्लॉडियस टोल्मी। क्लॉडियस टोल्मी ने पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत दिया। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए, केपलर के द्वारा दिए गए, एग्जाम में पूछता है। हमारी आकाश गंगा के सबसे चमकीला तारा कौन सा है बच्चे, इसे हम साइरस या फिर डॉग स्टार कहते हैं। हमारी आकाश गंगा के सबसे चमकीले तारों के समूह को, या फिर सबसे कोल्ड स्टार, सबसे ठंडे तारों के समूह को, इन्हें सबसे ठंडे तारों का समूह भी कहा जाता है। सबसे ठंडे तारों के समूह को, सबसे ठंडे तारों के समूह को आप पूरा लिख देना, क्या बोलते हैं, ओरियन नेबुला कहा जाता है। ओरियन नेब्यूला कहा जाता है। ओरियन नेब्यूला यानी कि कोल्ड स्टार हैं, ठंडे तारे हैं, ध्यान रखिएगा, और सबसे चमकीले तारों का एक ग्रुप है। लेकिन सबसे चमकीला कोई तारा पूछे तो साइरस यानी कि डॉग स्टार। ग्रहों की गति के नियम केपलर ने दिए। पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत क्लॉडियस टॉल्मी का है। सूर्य केंद्रित सिद्धांत कोपरनिकस का है। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की। पृथ्वी का दूसरे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो अब मैं बात करूं बच्चे यहां आपसे, तो ये आपका यहां तक का टॉपिक खत्म है। कल मैं सभी प्लैनेट्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो कल की क्लास में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, सारी चीजें कल की क्लास में होने वाली हैं। और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 1.5 घंटे की क्लास होगी, लेकिन बेहतरीन होगी। पूरा सोलर सिस्टम कल फिनिश हो जाएगा।
तो मेरा कल का टॉपिक जरूर लीजिएगा और सभी बच्चे टाइम से मिलिएगा, ठीक है बच्चे। तो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, आज की क्लास की छुट्टी यहीं तक। बहुत सारी चीजें आज मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं और सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भाई। तो मिलेंगे कल की क्लास में। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर बच्चे।